हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर आए हैं और ये नई अपडेट जिसका आप सभी लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था और आयोग ने भी काफ़ी समय बाद हमें ये इतना इंतजार करवाने के बाद आज जो है 808 पदों पर जो है प्रवक्ता भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ठीक, सबसे पहले तो आप सभी के लिए खुशी की बात है कि प्रवक्ता भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कुल क्या पद रहने वाले हैं और किन किन विषय के लिए जो ये प्रवक्ता भर्ती है वो जारी की गई है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक, आपको सभी बातें समझाई जाएंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर्म कैसे भरना है और पेमेंट कैसे करनी है, किन विषय क्या जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता है या नहीं, इन सभी चीज़ों की जानकारी वन बाय वन समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, बात करेंगे इस भर्ती की तो इसमें जो आपका जो कुल पद हैं वो 808 पद रहने वाले हैं। 808 पदों पर जो है प्रवक्ता की भर्ती जारी की गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे ये चीज़ को समझेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, बात करेंगे इस भर्ती की तो ये आपका 30 तारीख को इसका जो नोटिफिकेशन है, 30 तारीख को जो इसका नोटिफिकेशन है मींस आज जो है जारी कर दिया गया। संबंधित दिन में आपका 1-2 बजे के आसपास ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था। ठीक, आवेदन जो है आपका कल से शुरू हो जाएंगे, 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है आपका 20 जनवरी रखी गई है रात 12 बजे तक। ठीक, परीक्षा शुल्क बाकी आप ऑनलाइन से भी जमा कर ही देते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से करें, चाहे डेबिट कार्ड से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है वो 28 से 6 फरवरी के बीच में आप इसमें क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही इसको ध्यान से भरिएगा जिससे आपको करेक्शन करने की जो है आवश्यकता ना पड़े। ठीक, आइए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश कहे गए हैं। यदि हम बात करें पहले पॉइंट की तो इसमें हमें कहा गया है कि जितना भी उत्तराखंड शासन की जो अधिसूचना होती हैं उसमें बिल्कुल भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नकल का प्रावधान नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला गया है आपसे। दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो उसमें कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था प्रवक्ता के लिए उनको यदि मैं बात करूँ 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया था, उनको इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस बात का सभी ध्यान देंगे। जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस बात को समझेंगे। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। केवल कला विषय को छोड़कर, कला विषय वालों को पुनः आवेदन करना होगा, उनको छोड़कर बाकी जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान देंगे, उन्हें अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक कंडीशन उन्होंने और लिखी है, इसमें समझेंगे। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने पहले आवेदन किया वो दोबारा आवेदन करना चाहता है तो वह अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त करे। मतलब पहले का जो आपका आवेदन है उसको कैंसिल करेंगे और नवीन आवेदन करेंगे और उसके लिए आपको जो पहले का शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा, आपको नया शुल्क उसमें जमा करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति किन कैंडिडेट्स के लिए आती है, जिनका जो पहले जिन्होंने आवेदन किया हो वो आवेदन क्या हो, गलत हो गया हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। वो आवेदन जिनका गलत हो गया हो उन कैंडिडेट्स के लिए ये अच्छा मौका है कि उस आवेदन को कैंसिल कर दें और नया आवेदन पुनः करें, जिससे क्या होगा कि आपको मतलब हाँ थोड़ा शुल्क जमा करना पड़ेगा लेकिन आपको एक नवीन ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। आयोग की गणना 1 जुलाई 2025 एवं अन्य अहिर्ताओं की तिथि की अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है, 1 जुलाई 2025 की 25 से आयोग की गणना की जाएगी कि आपको 42 साल से ऊपर तो नहीं हो रहे हैं या 21 साल आपको पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी। ठीक है, बात करते हैं विज्ञापन प्रकाशन, ये सभी लिखा हुआ है, ये सभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि आरक्षण का बाकी वो सभी चीज़ें हैं कि वर्तमान में एक कंडीशन इसमें लिखी गई है, इसको ध्यान देंगे कि वर्तमान में आपका जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता कला सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लेखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। मतलब उसको उनको इस जो इसमें विज्ञापन जारी हुआ है इसके लिए क्या करना है, आवेदन करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी रिजर्वेशन जितना भी है सब वो दिया गया है नीचे, अभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
पांचों पॉइंट जो दिया गया है, पांचों पॉइंट्स में कहा गया है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मीन्स लास्ट डेट से पहले पहले आप क्या कर लें, फॉर्म को फिल कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहा गया, सिक्स पॉइंट को देखते हैं। इसमें 6 पॉइंट आपसे कहा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन से मीन्स जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो पहले भली भांति चेक कर लें कि आप उस पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आप यदि आपने कला विषय, चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे हम अर्थशास्त्र की बात करें, या चाहे रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र की बात करें, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ये ध्यान दें कि आप उस पद के लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं या नहीं है, इस बात को समझ लेंगे। ठीक, इतना आपको जानकारी होगी। यदि आप प्रवक्ता के लिए पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। ठीक, फर्जी प्रमाण पत्र वाले डिबार किए जाएंगे, इसको ध्यान देंगे। कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र से आवेदन ना करे कल को, नहीं तो दिक्कत आप ही को आनी है। ठीक हो गया। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, चाहे आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करें, चाहे डेबिट कार्ड के माध्यम से करें, चाहे यूपीआई के माध्यम से करें, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन आवेदन पत्र तिथि से पूर्व ही जमा कर दें। यदि कोई दिक्कत होगी, गलती होगी तो उसको, इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि से आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है। यदि आपको लगता है कि मेरा कोई कैंसिल गलत हो गया है तो उसको कैंसिल कर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए पैसा दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। करेक्शन विंडो खुलेगा, उसको ध्यान देंगे। करेक्शन विंडो 28 तारीख से 6 फरवरी तक खुला जाएगा, 28 जनवरी से 6 फरवरी तक, तो वहाँ पर भी आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है उसको आप रख ले, भविष्य के लिए काम आ सकता है। बाकी अपने डिटेल के लिए कि मैंने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, उस चीज़ को ध्यान देते हुए। ठीक, बाकी एग्ज़ाम जो है आपका हरिद्वार और हल्द्वानी 2 जगहों पर करवाया जाएगा। यदि परीक्षार्थी अधिक होते हैं तो बाकी उस हिसाब से करवाया जाएगा, नहीं तो आपका कम होने की दिशा में केवल हरिद्वार में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये लाइन इसमें कही गई है, इसको ध्यान देंगे। ठीक, केवल हरिद्वार और हल्द्वानी नगर में स्थित परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं फिलहाल। विषयवार लिखित परीक्षा, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखेंगे, विषयवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे। ठीक है, मीन्स यदि आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो जितने भी दावे आपने किए हैं, मीन्स जो भी डिटेल आपने फिल करी है, उसके आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इस बात को ध्यान दें। ठीक, अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि विषयवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर वही सारी चीज़ें हैं। आवेदन पत्र में दिए गए दावे से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ध्यान दें, वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण सूचना ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। जब भी आपका एडमिट कार्ड आने वाले होंगे वो सब आपको ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान दें। ठीक, प्रसंगत पदों पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना, विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए, मीन्स आपकी जो एग्जाम होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ होने वाला है। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, और न्यूनतम जो अंक हैं वो दिए गए हैं कि न्यूनतम अंक कितने लाने हैं आपको, वो भी दिया गया है, उसको डिटेल में समझेंगे। अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये बाकी सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक, रिक्तियों का विवरण, आइए रिक्तियां देखते हैं। रिक्तियां कितनी कितनी हैं, क्या क्या हैं, इसको समझते हैं। प्रवक्ता सामान्य शाखा की यदि हम बात करें तो कुल पद 725 रहने वाले हैं इसमें। हिंदी में यदि रिक्तियों की बात करें तो हिंदी में इस समय जो रिक्तियां हैं वो टोटल आपका 78 हैं। बाकी आप रिजर्वेशन वाइज देख सकते हैं, अनुसूचित SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, EWS या जनरल दिव्यांग के लिए कितने कितने पद हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कुल पद 54 हैं, संस्कृत में 62 हैं, भौतिक शास्त्र में 73 पद हैं, रसायन शास्त्र में 51 हैं, गणित में 43 पद हैं, जीव विज्ञान में 67 पद रहने वाले हैं। ठीक, नागरिक शास्त्र में 111 पद रहने वाले हैं, अर्थशास्त्र में 72 पद रहने वाले हैं, इतिहास में 42 हैं, भूगोल में 53 है, आपका समाजशास्त्र में 13 है, कला में 2 हैं, वाणिज्य में 2 हैं, कृषि शास्त्र में आपका 2 पद रहने वाले हैं। ठीक हो गया, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, कुल पद जो है 725 रहने वाले हैं। बाकी आपको ये ऐसा हम कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद विषयवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण यदि हम देखें, क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी इसमें दिया गया है। ठीक, यदि मैं बात करूँ एक रेंडमली आपको बताऊं कि भौतिक शास्त्र अगर मैं देखूं तो भौतिक शास्त्र में यदि हम देखें तो सामान्य जाति के लिए कुल पद जो है 38 रहने वाले हैं। उस 38 पद में भी रिजर्वेशन है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पद तो मीन्स आरक्षित हो गए। 8 से 14 पदों के लिए आपको सामान्य जाति, अगर कोई पुरुष पद के लिए आवेदन कर रहा है तो केवल सामान्य जाति के लिए केवल 14 पद रहने वाले हैं। ठीक,
तो इसी तरीके से आपके अलग अलग पद हैं, ये दिया गया है। बाकी आपको पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से हम देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी अन्य विषय के भी आपको दिए हैं। प्रवक्ता महिला शाखा की बात करेंगे तो इसमें केवल 83 पद 83 पद रहने वाले हैं, जिसमें हिंदी में 10 रहने वाले हैं आपके पद। हिंदी में जो पदों की संख्या है वो आपका 10 है, अंग्रेजी में 14 है, संस्कृत में 1 है, भौतिक शास्त्र में 7 है, रसायन शास्त्र में 3 है, ठीक। इसी तरीके से अन्य विषय में भी रहने, गणित में 6 हैं, जीव विज्ञान में 4 हैं, नागरिक शास्त्र 5 हैं, अर्थशास्त्र 12 है, इतिहास जो है 4 है, भूगोल 9 है, गृह विज्ञान 8 पद रहने वाले, कुल पद जो है 83 पद रहने वाले हैं महिला शाखा के, ठीक। पद नाम प्रवक्ता की यदि बात करें, कोई क्वालिफिकेशन की बात करें तो पदों की संख्या 808 है, 725 पद जो है सामान्य शाखा के हैं इसमें, ठीक। 725 पद सामान्य शाखा के हैं, 83 पद महिला शाखा के रहने वाले हैं। लेवल 8 का ये पद रहता है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन योजना है। आयु सीमा 21, न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष रहने वाली, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक हो गया। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की यदि हम बात करें तो वो पता ही है आप सभी को। यदि प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही आपका PG होना चाहिए, साथ में BEd आपके पास हो, और BEd के साथ साथ आप मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र की यदि बात करेंगे तो विधि वही है सेम, बाकी आपके पास BEd वगैरह सब कंसर्न सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए, सभी विषयों में ऐसा ही होता है, बाकी आप सभी को पता है, ठीक। अधिमान अर्हताएं आपके पास NCC वगैरह हैं, C सर्टिफिकेट है, NSS है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से बाकी आप देख लीजिएगा, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको क्या कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में PDF पूरी मिल जाएगी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो आप psc.uk.gov.in पर जाएँ, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हाउ टू अप्लाई एडवर्टीजमेंट डिटेल दिया रहेगा, बाकी आप अप्लाई कर ही सकते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। करिएगा अप्लाई, ज़रूर भरिएगा फॉर्म को, ठीक। और इस तरीके से बाकी सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। हाँ, अगर यदि हम फीस की बात करें तो फीस इसमें जो है आपका जो अनारक्षित हैं उनके लिए टोटल 166 रुपये फीस रहने वाली है, 166.36। OBC के लिए जो फीस है वन सेम रहने वाली है। SC ST के लिए जो फीस है आपका 76.36 रहने वाली है। EWS के लिए भी 166.36 है। शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनके लिए 16.636 रुपये से रहने वाला है कुल फीस। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राज्य गृह में अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक हो गया। ये छोटी सी डिटेल आपके पास जानकारी है। बाकी आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, बाकी इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट क्लासेस नाम से हमारे चैनल बने हुए हैं। बाकी कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा आप, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा हमेशा, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।